जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज प्रथमेश निरंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इमरजेंसी। जैसे कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है, तो हो सकता है कि पहली बार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज किया जाए। अब ये जानने की जरूरत है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई बार देश की किसी स्टेट के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। और हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी को भी इंपोज किया गया है। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या होते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस होती है जिनके कारण किसी देश में इमरजेंसी को इंपोज करना पड़ता है। क्या इमरजेंसी को बिना किसी प्रोक्लेमेशन के, बिना किसी हाउस के अप्रूवल के लगाया जा सकता है, और इमरजेंसी को हटाया कैसे जाता है। साथ में हम लोग ये चीज भी देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे भारत में क्या क्या पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए थे और किस तरीके से इमरजेंसी का मिसयूज करके लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटी के और सारे लेक्चर्स पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको प्ले स्टोर पे पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर डाउनलोड करते ही आपको शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। आप शक्ति बैच के लोगो के ऊपर क्लिक करिएगा। लोगो पे क्लिक करते ही नीचे एक बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप उस लोगो पे भी क्लिक कर दीजिएगा, घबराइएगा मत। बाय नाउ के ऑप्शन के बाद आप शक्ति बैच के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो सारा कोर्स है हमारा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर इमरजेंसी। देखिए नॉर्मल शब्दों में अगर बात की जाए तो इमरजेंसी होती क्या है। अब देखिए यहां पर हम हमारे कैरेक्टर से ही इमरजेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो कैरेक्टर भारत था उसको हमने देश का राष्ट्रपति बना दिया था। अब राष्ट्रपति बनने के बाद एक कंडीशन होती है कि किसी भी देश में अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है, प्रोक्लेम का मतलब होता है बच्चों डिक्लेयर करना है। अगर किसी भी देश के अंदर इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का जो राइट होता है, प्रोक्लेम करने का जो अधिकार होता है, डिक्लेयर करने का जो अधिकार होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास होता है। ये याद रखिएगा। सो भारत के पास लास्ट लेक्चर में जितने भी पावर्स आए थे उसमें एक पावर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया था कि अब इमरजेंसी को भी वो प्रोक्लेम कर सकता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि अगर देश में कुछ इंटरनल थ्रेट आ जाता है या देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा होता है तो यहां पर इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है, देश के किसी भी हिस्से में या पूरे ही देश में। इमरजेंसी बेसिकली 3 टाइप की होगी यहां पर। एक होगी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, तो हम ही समझते हैं कि बेसिकली ये तीनों इमरजेंसीज होती क्या है और किस तरीके से इन्हें प्रोक्लेम किया जाता है, और इमरजेंसी लगने के बाद देश के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आपके और हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या बात होती है या उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। चलिए बच्चे जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली अगर बात की जाए कि इमरजेंसी होती क्या है, देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं यहां पर इमरजेंसी के। 2 पिक्चर्स यहां पर मैंने शो करे हैं। एक पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है यहां पर। और दूसरे पिक्चर की बात करूं तो इंटरनल एक्सरेक्शन के नाम पे या इंटरनल एग्रेशन के ऊपर जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, तो ये वो वाला पिक्चर है। इमरजेंसी के टाइम पे बेसिकली ये माना जाता है कि कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जिससे कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कंडीशन में अगर देश के राष्ट्रपति को यह लगता है कि देश में कुछ अधिकारों को हटा देना चाहिए और देश में इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर इमरजेंसी घोषित करने से ही देश को बचाया जा सकता है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस के अंदर इमरजेंसी को घोषित किया जा सकता है। अब देखिए बड़े 2 हिस्टोरिकल और इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है ना। यहां पर एक पेपर का न्यूज है कि जब प्रेसिडेंट रूल को या प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था यहां पर 1975 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और जो दूसरा पिक्चर है ये भी एक स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है या प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है। चलिए आगे समझते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है
और इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी में बेसिकली होता यह है कि इट कन्वर्टेड फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन विदाउट फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपको यह बताऊं कि जितने भी सेंट्रल के जो पावर्स होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे वो बढ़ा दिए जाते हैं और स्टेट के पावर्स कम हो जाते हैं। ये सिंपल सी चीज है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि हमारे यहां पर 2 हाउस होते हैं, पावर का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हमारे यहां पर पार्लियामेंट भी होती है। बट इमरजेंसी के टाइम होगा ये बच्चों कि यहां पर बेसिकली हमारा जो सेंट्रल है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टेट को डायरेक्टली फिर कंट्रोल नहीं कर सकता है। उस स्टेट का लेजिस्लेचर भी उसे कंट्रोल करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो यहां पर अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो ज्यादा पावर्स जो हैं वो सीधे सीधे सेंटर के पास आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ बेसिक चीजों की बात करें तो यहां पर कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स एक्स्ट्रा पावर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने बात करी अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं। हर सिचुएशन के अंदर ये पावर अलग अलग तरीके से कम होते हैं। प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये पावर अलग तरीके से कम होगा और नेशनल इमरजेंसी के अंदर ये पावर बच्चों बहुत अलग तरीके से कम होगा। इसी लेक्चर में दोनों चीजें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आज। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैक्चुअल चीजों की, तो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट 18 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। एनडीए के एग्जाम में इसे अभी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है। दैट मींस पार्ट हो गया है 18 किस आर्टिकल से? आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक हमने इमरजेंसी को डिफाइन किया है। दैट मींस इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी का भी आर्टिकल आ गया है, प्रेसिडेंट रूल का भी आर्टिकल आ गया है, स्टेट इमरजेंसी का, और यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी आर्टिकल आ गया है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी टेकन फ्रॉम द जर्मनी वीमर संविधान। ये जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है हमारे देश में, और एक प्रोविजन है कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये हमने लिया है बच्चों जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज हमने ली है। फैक्चुअल चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से आपने इमरजेंसी का प्रोविजन लिया है कि जब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे। तो बेसिकली ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? जर्मनी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज ली है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली अगर बात की जाए तो कितने तरह की इमरजेंसी होती है? पहली इमरजेंसी होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल इसे हिंदी में कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है बच्चों? देखिए बड़ा ही हिस्टोरिकल पिक्चर है। जब भी इस पिक्चर को देखता हूं तो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है। कब का है पिक्चर, कुछ याद आ रहा है? जब पाकिस्तान ने हमारे सामने सरेंडर किया था, है ना। ये नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी है और ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया था। बांग्लादेश का जब पार्टीशन हुआ था या जब बांग्लादेश बना था तो पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे। ये हमारे शौर्य का एक प्रतीक है ये पिक्चर। तो ये पिक्चर जब इस तरह की सिचुएशंस आई थी कि 2 कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, दैट मींस यहां पर पाकिस्तान और हमारे बीच जब वॉर चल रहा था तो यहां पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जाती है। हां, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यह कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी आप पूरे देश में भी इंपोज कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर भी इंपोज कर सकते हैं। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसी लेक्चर के अंदर हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट रूल, या जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आती है। जब किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, दैट मींस अगर कोई स्टेट संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो उस स्टेट का कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में चला जाता है।
और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। बेसिकली ये जो कंट्रोल है, दैट मींस ये भी कहा जाता है कि अब उस स्टेट को जो गवर्न करेंगे वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं। बट जैसा कि आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपना जो भी काम करते हैं वो एड और एडवाइस पे करते हैं, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो पिक्चर है बेसिकली पंजाब का है। पंजाब के अंदर सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया गया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। चलिए बच्चों, और इसके अलावा तीसरा टाइप जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे हमने शुरुआत करी थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश के अंदर, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में यह होता है कि जब देश की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, फाइनेंशियली देश में क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे यहां पर मेजरली 3 टाइप की इमरजेंसीज होती है। पहली है बच्चों हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352, दूसरी आती है हमारी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356, और तीसरी आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में इंपोज नहीं की गई है। हाँ, कोविड-19 की सिचुएशन के बाद यह लग रहा था कि शायद देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज किया जाए, बट नहीं, लॉकडाउन के ओपन होते ही हमने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से सुधारा, और अच्छी तरीके से सुधारने के बाद आज हम इस कंडीशन के अंदर है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चों अगर जिस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है। क्या इंपैक्ट पड़ता है ये आगे इसी लेक्चर में हम जानेंगे जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए बच्चों, अब एक एक टाइप को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत इंपोज की जाती है या प्रोक्लेम की जाती है। प्रोक्लेम मैंने बता दिया आपको, प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेरेशन देना। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज इन थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ये 3 चीजें यहां पर बताई गई है। मेजरली 3 कंडीशंस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। पहली कंडीशन है यहां पर थ्रेटन बाय वॉर, की जंग का या युद्ध का भय हो। दूसरी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों चीजें बहुत अलग है बच्चों, इसको हम दोनों को समझेंगे क्योंकि दोनों चीजें स्लाइटली सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तीसरा है आपका आर्म रिबेलियन, कि अगर देश के अंदर इंटरनली आर्म रिबेलियन हो गया है तो उस कंडीशन पे भी आप किसको इंपोज कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर तीनों चीजें क्या कहती हैं। नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करेगा? मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि नेशनल इमरजेंसी को वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, जब उनको लगता है कि देश के अंदर ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न हो गई है जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर राष्ट्रपति जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को या राष्ट्रीय आपातकाल को। अब देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 enables the president to limit the operation of national emergency to a specific part of India। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाई जा सकती है और किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर भी लगाई जा सकती है। यह चीज पहले नहीं थी बच्चों, 1976 से पहले यह चीज नहीं थी। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन के थ्रू यह चीज प्रोक्लेम की गई कि अब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी आप लगा सकते हैं और देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। चलिए यहां पर जैसे 3 चीजें हमने देखी है कि थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। चलिए समझते हैं कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं, वो क्या क्या ग्राउंड्स है। जैसे मेजरली 3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला है वॉर, दूसरी अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के बेस पे जब भी इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। बिकॉज जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है वो बाहर से किसी थ्रेट से डिक्लेयर की गई है, भीतरी थ्रेट से डिक्लेयर नहीं की गई है, बाहरी कोई थ्रेट है
बाहरी कोई डर है, उससे हम इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं देश को बचाने के लिए। तो जब भी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू इमरजेंसी इंपोज की जाती है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसके अलावा जो तीसरा शब्द है आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन के बेसिस के ऊपर अगर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तो इसे कहा जाता है इंटरनल इमरजेंसी। इस बात को याद रखिएगा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी हमारे देश में 2 बार डिक्लेयर की गई है और इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार 1975 में डिक्लेयर की गई है। इसके अलावा टोटल अगर मैं बात करूं, देश में लगभग 3 बार आज तक आपातकाल को लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि यहां पर डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, ये जो टर्म है आर्म रिबेलियन, ये शुरुआत से नहीं था। ये टर्म आर्म रिबेलियन शुरुआत से नहीं था। इस टर्म आर्म रिबेलियन को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जोड़ा गया है। 1978 से पहले इस आर्म रिबेलियन की जगह जो शब्द था, जो वर्ड था, वो यहां पर क्या था बच्चों, इंटरनल डिस्टर्बेंस। कि आंतरिक डिस्टर्बेंस के कारण अगर देश में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो यहां पर इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। अब ये चीजें आप अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं, 2 से 3 अमेंडमेंट आपने पढ़ लिए, बट आपके माइंड में क्या ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये अगर इतने अमेंडमेंट्स करने की जरूरत क्या है? अगर यहां पर आर्म रिबेलियन को, यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन को लाया गया है, तो इसका रीजन क्या रहा होगा? क्यों बार बार संविधान के अंदर हमें संशोधन करना पड़ता है? क्यों बार बार चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है? देखिए क्या होता है बच्चों, हम चीजों को मॉडिफाई तब करते हैं जब उनमें कहीं ना कहीं कमी होती है या उनका मिसयूज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि छोटा सा जो वर्ड है जिसे क्या कहा जा रहा है, इंटरनल इमरजेंसी का इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। होता यह है, और यह हुआ भी है, कि पुराने टाइम में या पिछले समय में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों का, इन वर्ड्स का मिसयूज करती थी और हर छोटी बात को इंटरनल डिस्टर्बेंस बता के नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकती थी। और नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने पर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाता था। हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद यह बताया गया कि इसके बाद से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो फ्रीडम्स मिली है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बट ये कब हुआ बच्चों? ये 1978 के बाद हुआ। 1978 के पहले अगर मैं बात करूं तो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को सस्पेंड किया जाता था और यहां पर सरकारें इस चीज का मिसयूज करती थी। इस चीज से बचने के लिए ही बार बार संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के इन वर्ड्स का, इन आर्टिकल्स का मिसयूज ना कर पाए। तो यहां पर आर्म रिबेलियन की जगह कौन सा वर्ड लेके आया गया है बच्चों? या बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन को लेके आया गया था किस संविधान संशोधन के थ्रू? याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इमरजेंसी के अंदर 3 अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, दूसरा है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 और एक 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे। अब ये 3 चीजों की हमने यहां पर बात करी है और देखिए ओनली 1975, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे सिर्फ 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पर हम बात करें कि 2 चीजें हैं, एक चीज होती है वॉर, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए यहां पर हम 2 पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मान लेते हैं कि भारत, हमारा जो देश है, और जो पाकिस्तान है, उसके बीच एक वॉर हो जाता है, वॉर का डिक्लेरेशन हो जाता है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि दोनों ही कंट्रीज ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हां, हम दोनों के बीच में अब वॉर होने वाला है, या दोनों देश जंग के मैदान में उतर चुके हैं और लड़ रहे हैं, है ना। जंग के मैदान में उतरते हैं, लड़ते हैं हर बार, पर हालत किसकी क्या होती है वो हमको, आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। बोला ना मैंने कि वो जो पिक्चर था 1970 वाला, 71 वाला, उसको देख के ही मुझे प्राउड फील होता है हमेशा। ये चीजें जो है वो बताती है कि हमारा देश कहां स्टैंड करता है आज भी। चलिए ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि ऑफिशियली 2 नेशंस ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हां, हम दोनों वॉर के अंदर हैं, दोनों की सिचुएशन वॉर की बन गई है और दोनों एक दूसरे के लिए वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, तब जाके ये वाला जो ग्राउंड है वॉर वाला, वो कंप्लीट किया जाता है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को। याद आ रहा है बच्चों कौन सी यूनिट के लोग हैं? एनडीए एस्पिरेंट है आप, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी यूनिट के जवान हैं कश्मीर के अंदर, पता होगा आपको, है ना। थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं, आरआर,
ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं किस यूनिट की बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जम्मू कश्मीर के अंदर यही तैनात होती है, बड़े ब्रेव सोल्जर्स होते हैं हमारे। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा अलग सिचुएशन आ जाती है। एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर कंट्री ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं करती है। नॉर्मली होता यह है कि अगर किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश सडनली हमला कर देता है, अचानक से हमला कर देता है बिना वॉर को डिक्लेयर किए, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये इस चीज को याद रखिएगा, वॉर का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें ऑफिशियली चीजों को डिक्लेयर किया जाता है, और एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर ऑफिशियली चीजों को डिक्लेयर बेसिकली यहां पर नहीं किया जाता है। ठीक है। और तीसरा अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो ये होता है आर्म रिबेलियन। देश के ही अंदर आंतरिक हिस्से में अगर कोई हिस्सा ऐसा आ गया है जहां पर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, रिबेल हो गए हैं, या कह सकते हैं कि उपद्रव मचाना स्टार्ट कर दिया है, और वहां की मशीनरी या वहां की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गई है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या देश के अंदर या देश के पूरे हिस्से में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इसे कहा जाता है आर्म रिबेलियन। तो बेसिकली सिर्फ इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर ही नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्राउंड्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए समझते हैं अब आगे के पॉइंट्स। अब नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें कि ये जो ग्राउंड्स हैं, क्या इन ग्राउंड्स को चैलेंज किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेटिस्फैक्शन का मैटर है, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गए कि जी हां ये जो ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी के, ये जो चीजें पैदा हो रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, वो नेशनल इमरजेंसी की है या देश में इमरजेंसी इंपोज कर दी जानी चाहिए, तो क्या इन ग्राउंड्स को हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट जिसके बारे में या जिन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इंपोज करी है वो ग्राउंड्स बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के है ही नहीं, या देश के अंदर अभी नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या उन ग्राउंड्स को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? क्या नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग है या जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं? क्या उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो देखिए बच्चों, इसके लिए बड़े 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। उन अमेंडमेंट्स को हम यहां पर प्रॉपरली देखते हैं कि पहला अमेंडमेंट ने क्या किया था, दूसरे अमेंडमेंट ने क्या किया था। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर प्रेसिडेंट चाहें इन ग्राउंड्स के अंदर क्लियर होने से पहले ही, दैट मींस कि वो सिचुएशंस नहीं आई हैं, उससे पहले भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो सिचुएशन के अरोज होने का वेट नहीं करेंगे कि वॉर होगा, जिस वॉर के पहले दिन ही मैं नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब उन्हें यकीन हो जाए कि ये सिचुएशंस अरोज होने ही वाली हैं, ये सिचुएशंस पैदा होगी ही, इस सिचुएशन के अंदर भी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं या नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या प्रेसिडेंट के जो ग्राउंड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के ऊपर नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स डिपेंड करते हैं, तो क्या इन ग्राउंड्स को चैलेंज किया जा सकता है? यहां पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं। 1970 के पहले तो इन ग्राउंड्स को चैलेंज किया जा सकता था, बट 1975 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसे कहा जाता है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे कई बार इमरजेंसी के प्रोविजंस का मिसयूज किया गया था। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यह कहा गया कि कुछ भी हो जाए, प्रेसिडेंट ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, उन ग्राउंड्स को कोई भी पर्सन किसी भी अदालत में या कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है। दैट मींस जो ग्राउंड्स है, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, जो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी के ग्राउंड्स का सेटिस्फैक्शन है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा ही नहीं। ना उस पर कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, ना ही उसे किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पावर्स का मिसयूज किया था संविधान को इस तरीके से अमेंड करके। बट उसके बाद हुआ ये कि एक अमेंडमेंट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में आया। उसने इस आर्टिकल 38 या सॉरी बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं कि यहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 38 था, 38वें संविधान संशोधन को रिपेल कर दिया, उसे अंडू कर दिया, और यह कहा कि नहीं, जो भी चीजें होगी, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट के ग्राउंड्स का जो सेटिस्फैक्शन का ग्राउंड है प्रेसिडेंट का,
वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। दैट मींस प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन के ग्राउंड्स हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट उन ग्राउंड्स को रिपेल कर सकता है, वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। याद आ रहा है बच्चों, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जुडिशियल रिव्यू की बात करी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया एक बार पुराना लेक्चर्स को चेक कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, यहां पर एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुनर्वा मिल्स केस था। उसके अंदर भी यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट के जो ग्राउंड्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आएंगे, वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आएंगे। मुनर्वा मिल्स केस है, इस केस का नाम बस आप याद रखिएगा, केस को आगे लेक्चर्स के अंदर कभी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो केस था क्या। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये चीज कह दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग रही है तब भी आप किसी पर्सन के सारे अधिकारों को सस्पेंड नहीं कर सकते, सारे फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वो हमेशा एक पर्सन के पास रहेंगे। आर्टिकल 21 के अंदर जो अधिकार हैं और आर्टिकल 20 के अंदर जो पर्सन को अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सारे अधिकार पर्सन के पास रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स भी हमने समझे, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा बच्चों कि आर्टिकल 20 में आपको और मुझे कौन सा फंडामेंटल राइट मिला है और आर्टिकल 21 के अंदर आपको और मुझे कौन सा अधिकार मिला है, ये बताइएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये कह दिया गया था कि 20 और 21 आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कैसे की जाती है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन आ गई है, या यहां पर आर्म रिबेलियन का सिचुएशन है, तो यहां पर जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो नेशनल इमरजेंसी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोक्लेम कर सकते हैं कि इमरजेंसी जो है वो इंपोज कर दी जाएगी देश के अंदर। अब जैसे ही इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है तो देश के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है, वो सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके कौन हेड होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे पीएम होते हैं, वो एक रिटन रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि अब देश के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दीजिए, नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दीजिए। अब यहां पर होता यह है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर देते हैं और प्रोक्लेम कर देते हैं। जिस दिन से प्रेसिडेंट ने कह दिया कि देश के अंदर ये सिचुएशन सरोज हो गई है, उसी दिन से नेशनल इमरजेंसी देश में लागू हो जाती है। जिस दिन से हमारे राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, उसी दिन से हो जाती है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है, देखिए होता यह है कि जिस दिन से प्रोक्लेम करी है इमरजेंसी, उस दिन के बाद से एक महीने के अंदर विद इन 1 मंथ दोनों हाउसेस से, दोनों हाउस कौन से पार्लियामेंट के, हमारे राज्यसभा और लोकसभा, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इस प्रोक्लेमेशन को पास करवाना होता है। इस प्रोक्लेमेशन को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास करवाना होता है। एक बार अगर ये प्रोक्लेमेशन राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी वाली है बच्चों, यहां पर याद रखिएगा 50% वाली भी बात करते हैं हम यहां पर, और 2/3 की भी बात करते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। एक बार अगर दोनों हाउसेस से या पार्लियामेंट से ये प्रोक्लेमेशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद जो इमरजेंसी है, जो नेशनल इमरजेंसी है, वो देश में 6 महीने के लिए इंपोज हो जाती है। दैट मींस एक बार पार्लियामेंट का अप्रूव मिलने के बाद 6 महीने तक देश में इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। 6 महीने के अंदर वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको नहीं लेना पड़ेगा। दैट मींस फिर से हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम करी, 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से उसे पास होना होगा। दोनों हाउसेस से अगर प्रोक्लेमेशन विद इन 1 मंथ पास हो जाता है तो देश के अंदर जो इमरजेंसी है वो 6 महीने तक लगातार या कंटिन्यू बनी रहती है। अब इसके बाद अगर हम बात की जाए, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने बता दिया है कि द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पास बाय द बोथ हाउस विद इन 1 मंथ। दोनों हाउसेस से 1 महीने के भीतर ये जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का, जो प्रोक्लेमेशन दिया है हमारे देश के राष्ट्रपति ने, वो पास हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए कि स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है इस प्रोक्लेमेशन को पास करने के लिए,
यहां पर आप एक पॉइंट को याद रखिएगा कि पहले स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले प्रोक्लेमेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये कहा गया कि अब यहां पर इमरजेंसी को अगर इंपोज करना है देश में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेशनल इमरजेंसी को बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इमरजेंसी को अगर देश में इंपोज करना है तो यहां पर सिंपल मेजोरिटी की जगह स्पेशल मेजोरिटी को लिया जाएगा। यह कहा गया था 44th संविधान संशोधन 1978 के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, तो पहली बात 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कि हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 50%, और इसके अलावा 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों चीजें यहां पर सिमिलर होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि 50% ऑफ द हाउस के जितने भी वोट हैं हाउस के उसका 50% इस फेवर में जाना चाहिए, और दूसरा 2/3 मेंबर्स जो हाउस के अंदर उस समय पे प्रेजेंट हैं उसका 2/3 मेंबर्स की वोटिंग यहां पर होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजोरिटी का सिनेरियो है यहां पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों की वंस अप्रूव इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ, एक बार अगर इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो लगभग 6 महीने तक वो देश में बनी रहती है। वापस से उसको अप्रूव करवाने की जो जरूरत है वो 6 महीने के बाद ही पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 मंथ। क्या मतलब है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार अगर इमरजेंसी आपने लगा दी तो वो 6 महीने तक बनी रहेगी। उसके बाद आप उसको कितनी भी बार बार लगा सकते हैं, बार बार आपको पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करवाना होगा, और हर बार आपने जब भी अप्रूव करवाया है, अप्रूव करवाने के बाद 6 महीने तक वो इमरजेंसी बनी रहेगी। मतलब एक बार में 6 महीने तक वापस से आपको करवाना है तो वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा, और फिर से वो 6 महीने तक बनी रहेगी। ऐसे कब तक बनी रह सकती है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया कि 5 साल 6 साल 10 साल, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक इमरजेंसी बनी रह सकती है। इन चीजों का भी कई बार मिसयूज किया गया था, हम देखेंगे 1962 में इमरजेंसी लगाई, 68 में जाके हटा रहे हैं, तो इन चीजों का भी कई बार मिसयूज किया गया था, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम वाली चीजों का भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए बच्चों यहां पर कि इफ लोकसभा डिसॉल्व प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग। अब मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दिया है इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर क्या करना होता है बच्चों, दोनों हाउसेस से उस इमरजेंसी को पास करवाना होता है स्पेशल मेजोरिटी से। अब होता यह कि इन 30 दिन के अंदर ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब क्या किया जाए, तो इस सिचुएशन में होगा ये कि जब भी नई लोकसभा बनेगी या जब भी नई लोकसभा का पहला सेशन होता है उसके पहले सेशन से लेके 30 दिन तक का टाइम दिया जाता है उसे अप्रूव करवाने का, और तब तक राज्यसभा को इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के हिसाब से, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाता है। अब सिचुएशन यहां पर खत्म हो गई है कि अब इमरजेंसी की सिचुएशन देश में खत्म हो गई है, अब वापस से इमरजेंसी को हटाना है, क्योंकि जैसे प्रोक्लेमेशन से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था वैसे ही हटाने का जो नाम है, या हटा भी कौन सकता है, बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो वॉर चल रहा था भारत का और पाकिस्तान का, उस वॉर को हम बहुत अच्छी तरीके से जीत गए, जैसे हम हमेशा जीतते ही हैं, तो ये वाला वॉर भी हम जीतेंगे ही, ऑब्वियस चीज है। तो इस वॉर को जीतने के बाद अब जो प्रेसिडेंट है वो ये चाहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाए, किसी भी कंडीशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी हमारे देश से हट जाए। तो उसका बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, सिंपल सा है कि रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेटिंग प्रोक्लेमेशन। इसका बेसिकली मतलब है कि प्रेसिडेंट को जब लगता है कि हां अब वो सिचुएशंस चली गई हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी को थ्रेटन कर रही थी या देश में जिनके कारण हमें आपातकाल लगाना पड़ा था, प्रेसिडेंट को जब भी लगता है कि वो सिचुएशन अब नहीं रही है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्मर प्रोक्लेमेशन के थ्रू या एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू उसे रिवोक कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, और उनको इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। ये याद रखिएगा, इस चीज को हटाने के लिए, इस इमरजेंसी को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत यहां पर नहीं लगेगी। ये तो प्रेसिडेंट का पावर है। अब एक और दूसरी कंडीशन भी यहां पर आती है बच्चों कि अगर लोकसभा को लगता है कि नहीं अब प्रेसिडेंट शायद इस इमरजेंसी को हटा नहीं रहे हैं, हमें इस इमरजेंसी को हटा देना चाहिए, तो एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एक रेजोल्यूशन वो पास करते हैं। सिंपल मेजोरिटी कौन सी वाली है, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस वाली सिंपल मेजोरिटी से वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और इसके बाद इस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद बेसिकली जो है
वो इमरजेंसी यहां से या देश से हट जाती है। तो यहां पर देखिए इमरजेंसी इंपोज करने के लिए तो ज्यादा चीजों की जरूरत लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत लगती है, हमने देखा था। बट इमरजेंसी को हटाने के लिए, इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए कोई ज्यादा टफ प्रोसीजर यहां पर नहीं रखा जाता है। ये बच्चों इसलिए नहीं रखा गया है ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज ना करे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर, इफ हाउस इज नॉट इन सेशन रिटर्न नोटिस 1/10 मेंबर्स स्पेशल सिटिंग विद इन 14 डेज। मान लेते हैं कि जब इमरजेंसी को रिवोक करवाना चाह रहे थे उस टाइम पे ये हाउसेस सेशन के अंदर नहीं थे। सेशन के अंदर अगर नहीं है तो बेसिकली क्या किया जाता है, उस सिचुएशन के अंदर होता यह है कि एक रिटर्न नोटिस दिया जाता है, जो कि 1/10 मेंबर्स रिटर्न एक नोटिस देते हैं, और उसके बाद एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है, और विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर इस इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एक सिंपल सा क्लॉज है ये। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, देश में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे चीजें किस तरीके से काम करती है, तो देखिए क्या होता है। सेंट्रल गिव्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट एट एनी मैटर, कि कोई भी मैटर अगर स्टेट का होगा एग्जीक्यूटिव का, उस एग्जीक्यूटिव मैटर्स के ऊपर, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो किसका हो जाता है, सेंटर का हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, और इस बात को भी याद रखिए कि नेशनल इमरजेंसी किसी देश में या हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि नेशनल इमरजेंसी लग गई तो स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर दिया या डिसॉल्व कर दिया। ये कंडीशन नेशनल इमरजेंसी में नहीं होती बच्चों, ये बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के अंदर होती है। तो यहां पर स्टेट असेंबली तो रहती है, बट यहां पर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं और जो लेजिस्लेटिव एक्शंस भी होते हैं वो किसके कंट्रोल में चले जाते हैं, सेंटर के कंट्रोल में चले जाते हैं, क्योंकि सेंटर यहां पर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यूनिटरी फीचर जो है वो ज्यादा पावरफुल सिचुएशंस के अंदर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि पार्लियामेंट इंपावर्स टू मेक लॉ इन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। आपको याद होगा कि 7th शेड्यूल के अंदर, जब पहले लेक्चर के अंदर हम शेड्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर हमने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा था जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है। पहली होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। दूसरी होती है हमारी स्टेट लिस्ट, या हम कह सकते हैं कि राज्य की जो लिस्ट होती है, उन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तीसरी अगर जो लिस्ट होती है वो हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सारी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है। तो यहां पर होता क्या है बच्चों की, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अधिकार पहले किसका था कि इन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता था, अब वो अधिकार किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है, पार्लियामेंट के पास चला जाता है कि अब स्टेट से रिलेटेड भी कोई कानून बनाना है तो वो हमारी राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनाएगी। कल के लेक्चर भी मैंने आपको कहा है, जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं, पार्लियामेंट का क्या मतलब होगा बच्चों, बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा की हम बात कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर स्टेट लिस्ट कहां से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद करिए ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सॉरी, स्टेट लिस्ट नहीं, हमने कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहां से लिया था, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तीनों लिस्ट कौन सा शेड्यूल के अंदर है, 7th शेड्यूल के अंदर है। शेड्यूल्स याद रखिएगा, शेड्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर कि लॉज मेड ऑन द स्टेट सब्जेक्ट बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी। अब मान लेते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट के लिए सेंट्रल ने कोई लॉ बना दिया है और इमरजेंसी को क्या है, रिवोक कर दिया गया है, या इमरजेंसी अब हट गई है, तो वो जो कानून है वो उसके बाद, इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने तक देश में, या उस बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 6 महीने तक उस स्टेट में बना रहेगा। 6 महीने के बाद वो कानून ऑटोमेटिकली यहां पर हट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कानून फिर लगातार बना ही रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की यहां पर बात की जाए कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट नॉट सस्पेंडेड बट पार्लियामेंट कैन ओवररिड इट। मैंने आपको बताया है अभी चीज कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं हो जाती है, ये डिसॉल्व नहीं हो जाती है, बट हां ये होता है कि अब जो ज्यादा पावर है स्टेट के सब्जेक्ट्स पे भी कानून अब कौन बना रहा है, वो केंद्र सरकार बनाती है। ये नेशनल इमरजेंसी के अंदर पावर का यूज किया जाता है। तो मैंने पहले ही कहा है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल के पावर जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, सेंटर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो स्टेट्स को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। देखिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास,
उसका कुछ हिस्सा यहां पर स्टेट सरकार को भी दिया जाता है, राज्य सरकारों को भी दिया जाता है, और राज्य सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देती है। तो यहां पर होगा ये कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये जो पावर होता है वो पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है कि वो जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। अब दूसरी अगर बात की जाए कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर स्टेट असेंबलीज के ऊपर और लोकसभा के ऊपर। क्या होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए या स्टेट असेंबली भी 5 साल का टेन्योर पूरा कर ले और उस 5 साल के अंदर देश में क्या लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो यहां पर बच्चों होता यह है कि दोनों ही असेंबली की मैं बात करूं या यहां पर लोकसभा की बात करूं कि लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली में भी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नॉर्मल टर्म फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, कि एक बार में यहां पर एक बार में लोकसभा या स्टेट असेंबली का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, नेशनल इमरजेंसी में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, कि एक बार में वो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी वो 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, बट एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये चीज कब हुई थी? 1975 के अंदर यही चीज हुई थी, जब देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंटरनल एग्रेशन के ऊपर, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी। ये जो एक्सटेंशन है कि आपने अगर एक्सटेंशन कर दिया है और इमरजेंसी खत्म हो गई है तो एक्सटेंशन 6 महीने से फिर ज्यादा नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है नॉर्मल टर्म के कंप्लीट होने के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट जानने के लिए हमारे संविधान में नेशनल इमरजेंसी के लिए 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 358 ये कहता है कि जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें फ्रीडम्स मिली है, कितनी फ्रीडम मिली है? 6 फ्रीडम्स मिली है। जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है वो 6 फ्रीडम्स हमारी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाती है। ऑटोमेटिकली वो जो फ्रीडम्स है हमारी 6, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है बच्चों? सस्पेंडेड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आपकी अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो रहे हैं, नहीं, आर्टिकल 19 के तो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाती है 6 फ्रीडम्स, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर दिया है हमारे राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जैसे मैंने बताया था कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट आर्म रिबेलियन, दैट मींस ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो 6 फ्रीडम्स है आपकी जो सस्पेंड की जाती है, पहले वो सारे ग्राउंड्स पे सस्पेंड की जाती थी, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये कहा गया कि ये जो ग्राउंड है वो वॉर हो सकते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, बट वो ग्राउंड आर्म रिबेलियन नहीं हो सकता है। दैट मींस अगर आर्म रिबेलियन की हम बात करते हैं यहां पर, तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली आपकी आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स को सस्पेंड ऑटोमेटिकली नहीं किया जा सकता है। मैं ऑटोमेटिकली की बात कर रहा हूं, बाद में यहां सस्पेंड किया जा सकता है बट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगी आर्म रिबेलियन की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात की जाए करें बच्चों कि ऐसा ही एक आर्टिकल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 359, कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग एन ऑर्डर, कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 359 का यूज करके हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? देश के सारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें निष्कासित कर सकते हैं कि जब तक इमरजेंसी बनी हुई है। अब यहां पर क्या है, हमने बात ऑलरेडी करी है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 यह कहता है कि आर्टिकल 20 के अंदर जो फ्रीडम मिली है और आर्टिकल 21 के अंदर जो फ्रीडम मिली है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 359 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 358 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल्स को थोड़ा सा आप रिमेंबर रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा चीजों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट इमरजेंसी, अब देश में कब कब हमारे यहां नेशनल इमरजेंसी लगी है वो देख लेते हैं। पहला था इंडिया चाइना वॉर, जिसे इंडो चाइना वॉर 1962 के नाम पे जाना जाता है, और ये हुआ था चाइनीज एग्रेशन के थ्रू, जो कि NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां पर चाइना ने सडनली एग्रेशन शो कर दिया था। दैट्स वाई यहां पर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण इमरजेंसी शो की गई थी। यहां पर चीजें खत्म होने के बाद ही जब ये इमरजेंसी चल रही थी
तभी 1965 का इंडो पाक वॉर भी आ गया था। इस सिचुएशन के अंदर भी यहां पर क्या हुआ था कि 1962 से लेकर 1968 तक इमरजेंसी को प्रॉपरली इंपोज किया गया था। जैसा कि मैंने बताया है कि इस टाइम पे भी कई बार बहुत सारा, ये कह सकते हैं कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, पॉलिटिकल सस्पेंशंस किए गए थे, बहुत सारी चीजें इस समय पर भी की गई थी, क्योंकि 1962 की से देखिए वॉर खत्म हो गया है, उसके बाद भी 1968 तक इमरजेंसी देश में लगी हुई थी। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए कि दूसरी जो इमरजेंसी लगी थी वो इंडो पाक वॉर, जैसा हमने बताया है कि बांग्लादेश जब एक राष्ट्र बना था उस समय पे 1971 जो पिक्चर हमने देखा है हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है, जो एनडीए कैडेट्स या जो एनडीए कैंडिडेट्स बेसिकली नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको शायद ये पिक्चर बड़ा ही एक्साइटेड कर रहा होगा कि टू पाक वॉरशिप्स वन समथिंग, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर हमारी नेवी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि नेवी के ने हमारे पाकिस्तान की सबमरीन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट था ये। तो इंडो पाक वॉर 1971 के अंदर भी जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था उस समय भी देश में इमरजेंसी इंपोज की गई थी, जो कि 1971 से लेकर 1977 तक चली थी। तीसरी इमरजेंसी भी 1977 के अंदर ही हटाई गई है और दूसरी इमरजेंसी को भी 1977 में ही हटाया गया था। तीसरी अगर बात की जाए कि नेशनल इमरजेंसी, जो कि पहली बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगी थी, जिसे 1975 के अंदर लगाया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 3 बार देश में आज तक नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा चुका है और ये तीनों इमरजेंसीज जो हैं वो देश में आज तक बहुत सारे चेंजेस लेकर आई हैं। हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू चीजों को सही किया गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन इमरजेंसीज के अंदर हम देखते हैं कि कैसे किस तरीके से पॉलिटिकल पावर्स का, या कह सकते हैं बेसिकली कि संविधान के कुछ क्लॉजेस का कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों कि अंडर आर्टिकल 355 अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रेसिडेंट रूल की। अब प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, वो होता क्या है। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, पहला है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, मान लेते हैं देश की सारी स्टेट्स हैं और ये हमारा सेंटर है। सेंटर ये कहता है आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि ये हमारे देश के सेंट्रल की या हमारे यूनियन की ड्यूटी है कि वो सारे स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी प्रोटेक्ट करे। बट यहां पर एक और चीज आर्टिकल 355 कहता है, आर्टिकल 355 कहता है कि सेंटर ये इंश्योर करेगा हमेशा कि जो स्टेट्स हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। इस चीज को इंश्योर करना ये भी किसकी ड्यूटी है, ये भी सेंटर की ही ड्यूटी है। अगर सेंटर स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है तो यहां पर सेंटर की जिम्मेदारी भी है कि वो ये चेक करे कि ये स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब होता क्या है कि अगर कोई स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है या किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी टोटली फेल हो जाती है, तो होता यह है कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स के अंदर इंपोज कर दिया जाता है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली आर्टिकल 356 के अंदर है। आर्टिकल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 352 कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 कौन सा है, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब यहां पर होता क्या है बच्चों, एक प्रॉपरली फिनोमिनन के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर जितनी भी स्टेट्स हैं, किसी स्टेट के गवर्नर एक रिपोर्ट बना के अगर प्रेसिडेंट को दे देते हैं कि इस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, या उस स्टेट में बेसिकली अगर बात की जाए तो स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चलिए इसको एक और ग्राफिक्स के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट है, उस स्टेट के गवर्नर को यह लगता है या उन्हें समझ में आ जाता है कि इस स्टेट के अंदर या जिस स्टेट के वो गवर्नर हैं वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, या स्टेट की सरकार अब उस स्टेट को गवर्न करने के लायक नहीं है। तो इस सिचुएशन में होगा ये कि या तो वो एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, एक रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे, किसे भेजेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति को, कि इस देश की हमारे इस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। और यहां पर ये जानते ही, इस रिपोर्ट के मिलते ही प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई है गवर्नर की इस रिपोर्ट से, तो वो प्रोक्लेम कर देंगे किसका, स्टेट इमरजेंसी का या राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन का प्रोक्लेमेशन होते ही यहां पर विदिन अगर बात की जाए
कि 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, सिंपल मेजोरिटी के साथ ये प्रोक्लेमेशन पास हो जाना चाहिए। जैसे वहां पर कौन सी थी बच्चों, स्पेशल मेजोरिटी थी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। यहां पर कौन सी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने के अंदर, वहां पर कितना था 30 डेज से 1 महीना था। यहां पर कितना है प्रेसिडेंट रूल में, 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ ये प्रोक्लेमेशन पास हो जाना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी कौन सी है, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। जैसे ही एक बार में सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने के लिए या 2 महीने के अंदर अगर सिंपल मेजोरिटी से ये प्रोक्लेमेशन पास हो जाता है तो उस स्टेट के अंदर 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। वहां पर भी 6 महीने का ही टाइम था, यहां पर भी 6 महीने का ही टाइम है। बट यहां पर एक डिफरेंस आ जाएगा बच्चों कि प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम पीरियड है, जैसे एक बार में तो 6 महीने के लिए वो लागू किया जाता है, बट किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 3 साल हो सकता है। याद रखिएगा, मैक्स टू मैक्स पीरियड कितना हो सकता है, 3 साल। कि एक बार आपने 6 महीने के लिए कर ली, 6 महीने के लिए आपने प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम करी इमरजेंसी, प्रोक्लेम करने के बाद वो 2 महीने के अंदर पास हो गई तो वो प्रोक्लेमेशन 6 महीने तक बना रहेगा। दैट मींस 6 महीने तक उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल बना रहेगा। उसके बाद फिर से इसी प्रोसेस से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, फिर से यही प्रोसेस होगा और 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से टोटली 3 साल तक किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। ये 3 साल वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस तरीके से देता है। देखिए, पहला तो कंडीशन होती है कि गवर्नर ने रिपोर्ट बना के दे दी है। गवर्नर ने खुद ने कहा है उस स्टेट के कि जिस स्टेट का मैं गवर्नर हूं वहां पर कहीं ना कहीं संवैधानिक मशीनरी जो है या संवैधानिक ढांचा जो है या हमारा जो स्टेट है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन के अंदर गवर्नर एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट अगर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई है तो फिर वो किसका प्रोक्लेमेशन कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल का या राष्ट्रपति शासन का प्रोक्लेमेशन कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट, जरूरी नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट चाहिए ही। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है खुद से ही, स्वयं से ही ये लग रहा है कि जी हां इस स्टेट के अंदर या इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस का हनन हो रहा है, ये राज्य संविधान के रूल्स के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट बिना रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि गवर्नर रिपोर्ट भेजेगा तभी जाके मैं यहां पर क्या करूंगा, प्रोक्लेम करूंगा। यहां पर होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्स हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है, एक और कंडीशन होती है। आर्टिकल 365 ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट, अगर कोई भी राज्य, यूनियन, दैट मींस सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, कि सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है संविधान की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और उस डायरेक्शन को अगर कोई राज्य फॉलो नहीं करता है, इस कंडीशन के अंदर भी प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है, 365। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो होता है कि इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज अरीजन व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज भी कौन कहता है, हमारा आर्टिकल 365 भी कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं तो वो लॉफुल मानी जाएगी, वो कानून के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी। कि अगर कोई स्टेट यहां पर यूनियन के या सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो यहां पर डायरेक्शंस कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीजें सही हैं उन डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं और इसे कानून के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। इस कंडीशन को अनलॉफुल यहां पर नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हमने बात करी थी कि दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, 50% ऑफ द टोटल हाउस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक बार अगर इसे अप्रूव कर दिया गया, एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल अप्रूव हो जाता है तो एक बार में वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं मैं बच्चों, मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम इसका 3 साल होता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम कितना है इसका, 3 साल होता है, ये याद रखिएगा। पर इसके बाद इसमें 2 कंडीशंस आती है कि अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ, की हर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल यहां पर रिक्वायर्ड होगा।
अब यहां पर एक और कंडीशन आती है कि एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर यह कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति शासन को या प्रेसिडेंट रूल को आपको 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो आप 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और दूसरा है इलेक्शन कमीशन क्लीरिफाई दैट जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड। अब ये जो पॉइंट्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको एक ग्राफिक्स के थ्रू, या बेसिकली हम समझते हैं कि बेसिकली क्या कह रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी स्टेट के अंदर यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट रूल लगता है यहां पर 1 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट रूल यहां पर लग गया है। अब क्या होता है, एक बार में प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन हो गया है, एक बार में उसे कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार अगर दोनों हाउसेस से वो अप्रूव हो गया तो यहां पर उसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, या 6 महीने तक उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रहेगा। तो 6 महीना कितना हो जाएगा अगर हम बात करें? 1 जून 2020 तक प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में रहेगा। दैट मींस ये 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बाद हम फिर से क्या करेंगे, वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे दोनों हाउसेस से, और 6 महीने के बाद फिर से जो इमरजेंसी है वो 6 महीने तक उस स्टेट में लागू हो जाएगी। वापस से 6 महीने कहां से हो जाएंगे? जून से अगर आप लेके चलें तो वापस मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 तक ये रहेगा। अब देखिए यहां पर एक पूरा 1 साल हो गया, 1 ईयर। अब यहां पर हमने तो ये देखा है कि प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम किसी स्टेट में 3 इयर्स के लिए, 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। बट यहां पर कंडीशन दी गई है कि 1 साल के बाद, अगर 1 साल के अंदर या एक किसी स्टेट में 1 साल पूरे हो गए हैं प्रेसिडेंट रूल को बार बार 6-6 महीने करके, तो वापस से सिर्फ पार्लियामेंट्री अप्रूवल से काम नहीं चलेगा 2 बार के बाद। अगर आपको 1 साल से ज्यादा किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना है तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये कहती है कि या तो देश में, पूरे नेशन के अंदर, या देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो ये रिपोर्ट दे दे प्रेसिडेंट के पास जाके कि जिस स्टेट के अंदर अभी प्रेसिडेंट रूल चल रहा था उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस बच्चों अगर फुलफिल हो जाती है, उसके बाद ही यहां पर राष्ट्रपति शासन को एक स्टेट में 1 साल से ज्यादा लागू किया जा सकता है, और मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 साल है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या क्या होते हैं। देखिए प्रेसिडेंट रूल का पहला इफेक्ट अगर मैं बताऊं, पहला इफेक्ट के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होती है। बट प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है, दोनों का ही कंट्रोल किसके पास आ जाता है? प्रेसिडेंट के पास आ जाता है या सेंटर के पास आ जाता है। दैट मींस कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अब वो भी कौन संभालेगा? सेंट्रल संभालेगा। और लेजिस्लेचर का जो काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो भी कौन संभालता है? यहां पर सेंटर संभालता है। सेंटर बेसिकली अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट संभालते हैं, और प्रेसिडेंट किसके थ्रू संभालते हैं? यहां पर सेंटर के थ्रू संभालते हैं। दूसरी चीज होती है यहां पर बच्चों कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, या तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ये देखा था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए थे? वायलेट हो गए थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे। बट यहां पर स्टेट इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की रूल्स की बात करूं, तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 इफेक्ट्स यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों, लास्ट इमरजेंसी हमारी है। लास्ट इमरजेंसी की बात की जाए तो ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, जिसको हम वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। आफ्टर कोविड सिचुएशन ये देखा जा रहा था कि देश के अंदर कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। कोविड सिचुएशन के बाद देश में जब लॉकडाउन लगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखा था, हमने चेक भी किया था कि जो जीडीपी है हमारी पहली बार माइनस के अंदर गई थी। अब ये चीजें क्यों हो रही थी, ये स्थितियां खराब क्यों हुई थी? क्योंकि प्रोडक्शन बंद था, लोगों की आमदनी बंद थी। और देश किससे चलता है? देश को चलाने के लिए मनी का आना भी जरूरी है और पैसों का जाना भी जरूरी है। बट जब देश में प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है
तो फिर किस तरीके से लोगों को काम मिलेगा या मार्केट में पैसा कैसे आएगा। इस कंडीशन के अंदर यह लगने लगा था कि देश में, भारत में कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है या फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आती है। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, हमारा देश संभल गया और आज की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में खड़े हैं। अगर आप अपने आप को, आज हम हमारे देश को दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो देखिए आज हम एक बहुत अच्छी जगह पर खड़े हैं आफ्टर कोविड-19 की कोविड का इतना वर्स्ट इफेक्ट होने के बाद भी आज हम एक सस्टेनेबल पोजीशन पे खड़े हैं इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहां पर बेसिकली क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में कि अगर किसी देश के अंदर फाइनेंशियल बॉडी डगमगा जाती है, देश की वित्तीय कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है, देश बहुत लॉस में जा रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं अपने अधिकारों का यूज करके, जो कि उन्हें मिले हैं आर्टिकल 360 के अंदर। तो देश में आर्टिकल 360 किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो आज तक देश में लागू नहीं की गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसका प्रोक्लेमेशन कौन करेगा बच्चों? प्रेसिडेंट ही करते हैं। और प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन करने के बाद दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी मैं बात करूं तो दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर इसे अप्रूव कर दिया जाना चाहिए। 2 महीने के अंदर अप्रूव कौन सी मेजोरिटी से किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने के अंदर इसे अप्रूव किया जाना चाहिए। अप्रूव होने के बाद एक बार में, ये बात अगर करूं कि अगर जैसे ही अप्रूव हो गई तो यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है 6 महीने वाली, यहां पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इमरजेंसी बनी रहेगी। यहां पर कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में थी 6 महीने की। एक बार पास होने के बाद, एक बार प्रोक्लेमेशन अप्रूव होने के बाद दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इमरजेंसी बनी रहती है। बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, है ना। कोविड-19 के टाइम पे सिचुएशन देश में आई थी, तो अब देख लेते हैं एक बार कि अप्रूव बाय बोथ हाउस विद इन द 2 मंथ्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का 50%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वंस अप्रूव कंटिन्यूज फॉर इनफाइनाइट पीरियड, एक बार अप्रूव हो गई है तो वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए बनी रहती है, बार बार अप्रूवल की यहां पर उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों कि रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, अभी हमने बात करी है कि बार बार रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। अगर इस इमरजेंसी को रिवोक करना है, इमरजेंसी को हटाना है, तो इमरजेंसी हटाने के लिए भी कोई पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाने के लिए भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, पार्लियामेंट के किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे उनको लगता है कि अब देश की सिचुएशंस ठीक हो गई हैं, किसी भी टाइम पे वे सिंपल सा जो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन होता है उसके थ्रू या उस प्रोक्लेमेशन को जारी करके इमरजेंसी को हटा सकते हैं। कौन सी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आती है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। इफेक्ट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के? देखिए पहला इफेक्ट ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स स्टेट के किसके पास चले जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। मनी बिल्स की हम बात कर रहे हैं, फंड को अलॉट करने की बात कर रहे हैं, ये सारे मैटर्स स्टेट के सेंट्रल के पास चले जाते हैं। इसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है, किसके? स्टेट एम्प्लॉयज की, ऑल या एनी क्लास ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस को भी कम किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी को भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे कम किया जा सकता है। एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा वाला कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का टॉपिक अभी करंट अफेयर्स के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो यहां पर करंट अफेयर्स से ही टच करते हुए इस टॉपिक को पूछा जाना हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर किसकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर बात कर ली की जाए बच्चों तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहां पर लगा लेते हैं जो आज के लेक्चर से ही बने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को समझना जो है वो आपके लिए जरूरी है। आज हमने इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है उसको कंप्लीट कर लिया है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था आज का, इमरजेंसी समझना जरूरी है।
अमेंडमेंट्स की चीजों को भी हमने देखा है, चीजों को जाना है कि किस तरीके से चीजों को सही किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर अब कोई बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आप चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी तरीके से चीजों को पढ़िएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट एनडीए का दूंगा, ये अटेम्प्ट मैं छोड़ देता हूं। बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको हर अटेम्प्ट को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ही देना है, बिना घबराए। आप लोग अगर कुछ बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा या ये वाला अटेम्प्ट आपका नहीं निकल सकता है, आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, है ना। ये लोगों का जो काम होता है, आपको जो डिग्रेड करने वाले लोग हैं, आप उनको अपनी सफलता से चौंकाइए, ना कि आप उनको नॉर्मली जवाब देके चौंकाइए ना। ये चीज लाइफ में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूं इस चीज को लेके कि मैं अपनी एक रिस्पेक्टिव नेविगेशन एकेडमी के लिए एकेडमी के अंदर था और वहां पर स्पेशली मैं डीपी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। डायनेमिक पोजिशनिंग मिसाइल्स एक अलग तरह के शिप्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं वहां पर गया था। जितनी भी अकेडमीज होती है नॉर्मली आपको पता होगा, चाहे वो प्राइवेट अकेडमीज हो या गवर्नमेंट अकेडमीज हो, जिस भी अकेडमी में कैडेट वाला साइन आ जाता है, जिनको कैडेट कहा जाता है स्टूडेंट्स को, वहां पर एक पोस्ट होती है एसीसी, एकेडमिक कैडेट कैप्टन। अब हुआ ये कि उस एकेडमी कैडेट कैप्टन की पोस्ट के लिए मुझे लगा कि मैं भी शायद इस पोस्ट को होल्ड कर सकता हूं या मुझे भी इस पोस्ट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब होता यह है कि अगर आपको एकेडमिक कैडेट कैप्टन बनना है तो आपको फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। दैट मीन्स आप सारी टास्क के अंदर आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। आपको नेविगेशन के अंदर, स्टडीज के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सारी टास्क के अंदर आपको यहाँ पर अच्छा होना पड़ता है। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब मैंने ये सोचा कि क्या मैं भी एसीसी बन सकता हूँ, तो मेरे आसपास के लोग बड़े हंस रहे थे मेरे ऊपर, जो साथी थे मेरे और जो मेरे रूममेट्स थे, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम जस्ट 5 फीट 8 इंचेस, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर जो लोग थे वो बड़ी बड़ी हाइट के थे। तो हुआ ये कि मैं अपनी मेहनत तो पूरी कर रहा था बनने के लिए, बट उस मेहनत के चक्कर में दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। मैं लोगों से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया था, लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे थे, या होता ये था कि लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी एकेडमी के जो हेड थे वो देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे थे ये सारी चीज़ें। और एक दिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, उन्होंने कहा कि जाओ प्रथमेश को बुला के लाओ। अब मैं घबरा गया क्योंकि एकेडमी के हेड वो इंडियन नेवी के कॉमोडोर रैंक के ऑफिसर थे, बड़े ही सिंसियर, बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन। जब उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया तो उस बात को लेके मैं थोड़ा सा डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई है कि आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया। अब जैसे ही मैं इंटर करा उनके रूम में, मैंने देखा कि एक ग्लास रखा हुआ है और एक छोटा सा इनो का पाउच पड़ा हुआ है। उन्होंने किया ये, एक बड़ी छोटी सी चीज करी, उन्होंने उस इनो के पाउच को फाड़ा और उस पानी के ग्लास के अंदर डाल दिया। अब देखिए पानी के ग्लास के अंदर जैसे ही गया तो इनो बिल्कुल बुलबुले उठने लगे और उन्होंने मुझे सिर्फ एक वर्ड कहा कि प्रथमेश बी लाइक दैट इनो, और मुझे जाने के लिए बोल दिया। अब मैं बाहर अपने रूम में आया, मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझे कहना क्या चाहते हैं, मतलब एक इनो के पाउच से वो मुझे क्या दिखाना चाहते थे। मैंने रात भर उस चीज के बारे में सोचा, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या है। सुबह 4 बजे मुझे समझ में आया कि वो बेसिकली मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनो जब अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर होता है, जब वो एक पाउडर के फॉर्म में होता है, तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो सिर्फ अपने आप को तैयार करता रहता है। बट जैसे ही वो उस माहौल के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाता है, इट्स मैस्मराइज एवरीथिंग। वो पानी के अंदर बिल्कुल हलचल मचा देता है। दैट मीन्स उस पानी के अंदर, उस माहौल के अंदर उसे कोई बीट नहीं कर सकता है। उसकी सारी कैपेबिलिटीज उस माहौल के अंदर दिखती है। मेरे टीचर मुझे यही बताना चाह रहे थे कि बनो इनो की तरह, चुपचाप रह के मेहनत करके अपने आप को तैयार करो, मजबूत करो, और जब तुम उस एग्जाम के माहौल में जाते हो तब तुम अपना जलवा दिखाओ, तब जाके तुम इतने एक्टिव हो जाओ कि तुमसे ज्यादा मार्क्स कोई ला ही ना सके। तब तुम अपनी सारी कैपेबिलिटीज का यूज करो, ना कि दूसरों पे गुस्सा करके, ना कि दूसरों से लड़ के तुम अपनी कैपेबिलिटीज का यूज करो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों आपके लिए भी, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन सारी चीजों का आप यूज कीजिए, है ना कि हम सक्सेस के लिए डरें, डिमोटिवेट हो जाएं, खुद से डरे। होता है, सेल्फ डिमोटिवेशन की बात आ जाती है, खुद पे डाउट होता है, वो आपको नहीं करना। चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहां पर लगा लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट equipped president to impose national emergency on any part of India।
कौन सा संविधान संशोधन ने यह कहा था कि जो राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, वो नेशनल इमरजेंसी देश के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं? याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन वाज द वर्ल्ड आर्म रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? आर्म रिबेलियन जो शब्द था वो कब डिक्लेयर किया गया था और कब ऐड किया गया था, ये पॉइंट भी आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग विल इट बी इफेक्टिव? एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है और दोनों हाउस से उस इमरजेंसी को अप्रूव भी कर दिया गया है, तो कितने टाइम तक बनी रहती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, हाउ सून इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? कि पार्लियामेंट जब इंपोजिशन करती है नेशनल इमरजेंसी का, तो वो कितने टाइम के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए? और हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज्ड इन इंडिया? आज तक देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? और लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डू नॉट गेट अब्सॉल्व ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? ऑटोमेटिकली कौन से राइट्स नहीं अब्सॉल्व होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, है ना। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें कि हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? कि देश में नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम इंप्लीमेंट की गई है ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चंस के सारे आंसर आप बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसी तरह अच्छे से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।